घोटाले, महंगाई, सियासी मजबूरियां, लकवाग्रस्त नीतियां, दागी मंत्री और परेशान जनता। यूपीए के दूसरे कार्यकाल पर अगर नजर दौड़ाएं तो चंद ऐसे ही शब्द जहन से गुजरते हैं। नमस्कार, मैं हूं नीरज गुप्ता और अपने इस खास कार्यक्रम में मैं पड़ताल करूंगा मनमोहन सिंह की दूसरी पारी की। आखिर आपकी उम्मीदों पर कितना खरी उतरी यूपीए सरकार। 22 मई 2009 को सत्ता पर काबिज हुई यूपीए 2 में आए दिन न सिर्फ घोटालों की खबरें सुर्खियां बटोरती रहीं, बल्कि कैग रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां सरकार को शर्मसार करती रहीं। यही वजह है कि विपक्ष मनमोहन सरकार को आजाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार बताने से भी नहीं चूकता। स्वतंत्र भारत के इतिहास में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर इतने मंत्रियों को कभी भी त्यागपत्र नहीं देना पड़ा है जितना कि यूपीए 2 के कार्यकाल में हुआ है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार की सारी सीमाओं को इस सरकार ने पार किया है। 4 साल पहले यानी 2009 में 206 सीटें लाकर कांग्रेस ने सबको चौंका दिया था और उसके नेता अगले 5 साल में 272 के जादुई आंकड़े के ख्वाब संजोने लगे थे। लेकिन मौजूदा हालात के मद्देनजर साफ है कि कांग्रेस ने 2009 के जनादेश का सत्यानाश कर दिया। विपक्ष यूपीए को अगर अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार कह रहा है तो उसकी जड़ में है वो घोटाले जिन्होंने सरकार की नैतिक सूरत ही बिगाड़ कर रख दी। कई मंत्रियों के दामन दागिल हुए और कईयों को तो जेल की हवा खानी पड़ी। कोयला घोटाला। देश के इस सबसे चर्चित घोटाले में 2004 से 2009 के बीच 155 कोयला ब्लॉक बिना नीलामी के ही कई कंपनियों को बांट दिए गए, जिससे उन्हें लाखों करोड़ों का फायदा हुआ। इस सनसनीखेज मामले ने प्रधानमंत्री की मिस्टर क्लीन की छवि पर भी कालिख लगा दी। मामले की जांच रिपोर्ट में छेड़छाड़ के आरोप में सुप्रीम कोर्ट की फटकार झेलने के बाद कानून मंत्री रहे अश्विनी कुमार को पद से बेदखल होना पड़ा। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री ने अश्विनी कुमार की कुर्सी बचाने की जो कोशिश की, उसने बेहतरीन तालमेल के लिए मशहूर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह में भी मतभेद पैदा कर दिए थे। राजनीतिक समझ तो सबको उस समय ये बता रही थी कि जैसे ही ये आरोप लगे थे वो इतने स्वतः स्पष्ट किस्म के आरोप थे कि फौरन इनको अलग हो जाना चाहिए था, तो शायद सरकार और यूपीए दोनों की छवि कुछ बचती। रेल घूसकांड। रेलवे में प्रमोशन के नाम पर घूस के इस मामले में सीबीआई ने रेल मंत्री रहे पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला को गिरफ्तार किया। रकम तो 90 लाख की पकड़ी गई, लेकिन सरकार की इतनी थू थू हुई कि पवन बंसल को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। बंसल से नजदीकियों के चलते मनमोहन सिंह को इस मामले में भी विपक्ष के ताने झेलने पड़े। टेलीकॉम घोटाला। – 2010 में जारी सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त के टेलीकॉम मंत्री ए राजा के मनमाने रवैये और बेलगाम नीतियों के चलते देश को 1,76,000 करोड़ रुपए का चूना लगा। नतीजा ये कि दूरसंचार मंत्री रहे ए राजा को 15 महीने जेल की हवा खानी पड़ी। जानकार मानते हैं कि प्रधानमंत्री की ढिलाई ने ही राजा को बेअंदाज कर दिया। राजा के भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया, गड़बड़ उन्होंने कर दी और उसकी अनदेखी की गई और इसलिए पूरा इतना भंडाफोड़ सामने जब आया तब लगा कि राजा को जेल जाना पड़ा। और इसलिए ये काम यदि प्रधानमंत्री स्वयं पहले उन पर अंकुश रखते तो इस तरह से सरकार और वो स्वयं बदनाम नहीं होते। कॉमनवेल्थ खेल घोटाला। – 2010 में राजधानी दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आई। नतीजा वही, कांग्रेसी नेता और राष्ट्रमंडल आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी को जेल जाना पड़ा। आईपीएल घोटाला।
IPL 3 में काले धन के निवेश के आरोप और टीमों के मालिकाना हक पर उठे सवाल के कारण कोच्चि की टीम से जुड़े केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को अपने पद से हाथ धोना पड़ा। इनके अलावा आदर्श सोसाइटी घोटाला, VVIP हेलीकॉप्टर खरीद घोटाला, टेट्रा ट्रक घोटाला, एयरसेल मैक्सिम समझौता जैसे कई मामले हैं जिन्होंने मनमोहन सरकार को घोटालों की सरकार का बदनाम तमगा पहना दिया। हालांकि कांग्रेस घोटालों को CAG के मनगढ़ंत आंकड़ों की उपज बता रही है। ये जो मनगढ़ंत आंकड़े 1,76,000 करोड़, 1,86,000 करोड़ बाजार में फेंके गए, इनका कोई औचित्य नहीं था। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि 2G को लेकर C&AG ने कहा कि अगर नीलामी होती तो 1,76,000 करोड़ रुपया आता। नीलामी हो गई, वो 1,76,000 करोड़ रुपया कहां है? घोटालों ने सरकार को बदनाम किया तो महंगाई और आर्थिक नीतियों ने आम लोगों की कमर तोड़ दी। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के राज में अर्थव्यवस्था अनाथ सी हो गई और 2009 के चुनावों के बाद तो ऐसा लगा कि महंगाई बढ़ाना सरकार के एजेंडे में शामिल है। सरकार के आर्थिक सर्वे के मुताबिक 2009-2010 में थोक महंगाई दर 3.8% थी, जो अगले साल बढ़कर सीधे 9.6% पर जा पहुंची। इसके बाद सरकार ने महंगाई दर पर कुछ काबू पाया और साल 2011-12 में ये 8.9% पर आ गई। अप्रैल 2013 की थोक महंगाई दर 3 साल में सबसे नीचे 4.89 पर है। आंकड़ों में भले ये लगे कि सरकार ने महंगाई पर काबू पाया, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं दिखा। डीजल के लगातार बढ़ते दाम, रसोई गैस सब्सिडी में कटौती, ब्याज दरों में राहत का न मिलना और फल, सब्जी, दूध जैसी रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दामों ने आम आदमी की जेब काट ली। जो आर्थिक नीतियां जो लागू करते आए पिछले 4 साल से, इससे लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ बहुत बड़ी तरीके से बढ़ी है। महंगाई ही नहीं, अब जो आर्थिक मंदी की जो हालत जो हो रही है देश में, उसके चलते हुए बेरोजगारी भी बढ़ी है और दूसरी ओर आपके खेती में मतलब संकट जो है बहुत गहरा होते जा रहा है। भ्रष्टाचार और महंगाई, इन दो वजहों ने मनमोहन सरकार को परायों ही नहीं बल्कि अपनों की नजर में भी खलनायक बना दिया। सितंबर 2012 तक यूपीए के कुनबे में कुल 273 सदस्य थे, लेकिन इसके बाद कांग्रेस पर दादागिरी और सरकार पर जन विरोधी नीतियों के आरोप लगाते हुए एक के बाद एक 6 पार्टियों ने यूपीए का हाथ छोड़ दिया। सितंबर 2012 में डीजल के दाम, FDI और रसोई गैस सब्सिडी में कटौती जैसे मसलों पर 19 सांसदों वाली ममता बनर्जी ने सरकार का साथ छोड़ा। इसके बाद 18 सांसदों वाली DMK, 2 सांसदों वाली झारखंड विकास पार्टी, एक सांसद वाली BCK पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी अलग अलग वजहों से सरकार को अलविदा कह दिया। फूड सिक्योरिटी का धप्पा दिखाया गया है कि हम फूड सिक्योरिटी बिल ला करके देश की गरीब जनता को हम अनाज देंगे, लेकिन ये सब सिर्फ कागजात पे रहे, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं। ये यूपीए सरकार के कारनामे रहे। सरकार के इस डगमगाते 4 साला सफर का एक और यादगार पड़ाव है अन्ना आंदोलन। 5 अप्रैल 2011 को समाजसेवी अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और प्रशांत भूषण जैसे लोगों के साथ जंतर मंतर पर अनशन शुरू किया। मांग थी एक मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल कानून बनाने की। अनशन ने आंदोलन की शक्ल अख्तियार कर ली, लेकिन 16 अगस्त 2011 को सरकार ने अन्ना को गिरफ्तार कर लिया। सरकार की इस हरकत से पूरा देश भड़क उठा। अगले 12 दिनों तक देश भर में चले धरने, प्रदर्शन और अनशन के सामने आखिरकार झुकी संसद ने अन्ना की 3 शर्तों पर सहमति का प्रस्ताव पास किया और 28 अगस्त को अन्ना ने अपना अनशन तोड़ दिया। लेकिन लोकपाल बिल आज भी संसद की लाल दीवारों में घुटी सांसें लेने को मजबूर है। शुरू से ही सरकार की मंशा खराब थी। ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी बनी और उसमें वो हर चीज का विरोध करते थे मंत्री, हर चीज का, और अंत में 6-7 मीटिंग के बाद कहते हैं आप अपना कानून बना लो, हम अपना कानून बना लेंगे। हम तो अपना कानून बना के बैठे थे और आप भी अपना कानून बना के बैठे थे, और उन्होंने अपना कानून थोप दिया। तो धोखा दिया उन्होंने ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी में।
फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगले चुनावों में क्या है यूपीए की संभावनाएं और क्या दिखेगा राहुल गांधी का जलवा। आप देखते रहिए IBN 7।